हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपने इससे पहले लेक्चरों में पढ़ा है, उससे संबंधित मैं आपके सामने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चंस को। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन ए आर्थिक पहलू का, ऑप्शन बी राजनीतिक पहलू का, ऑप्शन सी सामाजिक पहलू का, या ऑप्शन डी जीवन के सभी पहलुओं का। तो अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन सा है? ऑप्शन ए। क्या करता है? अर्थशास्त्र अध्ययन करता है आर्थिक पहलू का। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका नेचर कैसा है? आपके सामने ऑप्शंस है, समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी या मिश्रित। तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सर है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? मिश्रित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व होता है सरकार का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय निगमों का, ऑप्शन सी निजी व्यक्तियों का, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें सारी जो चीज़ें होती है वो किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की, यानी निजी हाथों में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, निजी व्यक्तियों का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जो साधनों पर स्वामित्व होता है वो किसका होता है? निजी व्यक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है किसके द्वारा? कीमत तंत्र के द्वारा, आर्थिक नियोजन की प्रणाली को अपनाकर, सरकार द्वारा, या उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो सारा के सारा डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, यानी कीमत तंत्र के द्वारा वहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अहस्तक्षेप की नीति का संबंध है। अहस्तक्षेप की नीति का संबंध है, लेसस फेयर जो है हस्तक्षेप की नीति का संबंध है। ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन बी है आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन सी है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, और ऑप्शन डी है आपका नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कंट्रोल इकोनॉमिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का क्या हो जाएगा आपका? पांचवे का देखो, हस्तक्षेप जो है, हस्तक्षेप का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार को मांग और पूर्ति के आधार पर छोड़ देना चाहिए, सरकार को इसमें कोई भी रोल अदा नहीं करना चाहिए। और एडम स्मिथ किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? एडम स्मिथ जो संबंधित है वो है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। कौन सी अर्थव्यवस्था से? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप नीति का संबंध किससे हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। प्रश्न नंबर 6, उत्पादन संभावना वक्र प्रदर्शित करता है। जो उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या शो करता है? ऑप्शन ए है आपके उपयोग के लिए 2 वर्षों के संयोग को, ऑप्शन बी है आपके उत्पादन के लिए 2 साधनों के संयोग को, ऑप्शन सी है आपके विनिमय के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के संयोग को, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो जो उत्पादन संभावना वक्र है
वो दो चीज़ों पे चलता है, साधन और तकनीक। साधन और तकनीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, उत्पादन के लिए दो साधनों के संयोगों का क्या करता है, जो पीपीसी कर्व है वो उत्पादन के दो साधनों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित बिंदु बताता है। जो उत्पादन संभावना वक्र है उस पर उपस्थित बिंदु क्या बताता है। ऑप्शन है आपके सामने, साधनों के अल्प प्रयोग को, साधनों के अति प्रयोग को, साधनों के इष्टतम प्रयोग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस जो ये बिंदु है ये क्या शो कर रहा है, ये आपका कर रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया जा रहा है तो साधनों के इष्टतम प्रयोग को ये शो कर रहा है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित कोई बिंदु बताता है। जो उत्पादन संभावना वक्र है ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है, इसके अंदर जो स्थित बिंदु है वो क्या बता रहा है, साधनों के अल्प प्रयोग को, साधनों के अति प्रयोग को, साधनों के इष्टतम प्रयोग को, या उपयुक्त सभी। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपके अल्प प्रयोग को। साधनों के जो इष्टतम प्रयोग है वो यहाँ पर है, और जो वक्र के अंदर का बिंदु कोई भी बिंदु होगा वो आपके अल्प प्रयोग को दर्शाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साधनों के अल्प प्रयोग को ये बिंदु दर्शा रहा है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। उदासीनता वक्र क्या है। मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं। ऑप्शन बी, मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होते हैं। ऑप्शन सी, एक सीधी रेखा की भांति होते हैं। और ऑप्शन डी है आपका, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो उदासीनता वक्र होते हैं आपके, ये है आपका उदासीनता वक्र, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। जो उदासीनता वक्र होते हैं वो आपके होते हैं मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र होते हैं। जो उदासीनता मानचित्र होता है ये है आपका उदासीनता मानचित्र। इसमें कितने उदासीनता वक्र होते हैं ये बताना है आपको। तो इसमें कितने उदासीनता वक्र होते हैं, 1 या 2। ऑप्शन बी है आपका 3 से 5। ऑप्शन सी है आपका जितने चाहें या अनंत। ऑप्शन डी है आपका केवल एक उदासीनता वक्र। तो जो उदासीनता मानचित्र होता है इसमें आप इनफाइनाइट उदासीनता वक्र खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी कभी काट सकते हैं। जो दो उदासीनता वक्र है वो कभी कभी एक दूसरे को काट सकते हैं, ये बता रहा है आपका क्वेश्चन बता रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है, क्या ये सही है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी अनिश्चित। और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो उदासीनता वक्र है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये गलत है। तो दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो उदासीनता वक्र पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता, जो दो उदासीनता वक्र हैं उस पर अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता ऑप्शन ए तटस्थ रहता है। ऑप्शन बी तटस्थ नहीं रहता है। ऑप्शन सी समान संतुष्टि प्राप्त करता है। और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर वो इस उदासीनता वक्र पर है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर भी तटस्थ है। और अगर वो इस बिंदु पर है तो यहाँ पर भी तटस्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अगर दो उदासीनता वक्र हैं और अलग अलग बिंदु हैं तो यहाँ पर क्या है, तटस्थ रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपयोगिता से अभिप्राय है। उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए आपका किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ऑप्शन बी है आपका वस्तु में निहित अच्छाई। ऑप्शन सी है आपका वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। और ऑप्शन डी है आपका वस्तु की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो उपयोगिता है वो किसी वस्तु में उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? आपकी उपयोगिता कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता से आशय क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका कुल उपयोगिता से अगर औसत उपयोगिता को घटाते हैं। ऑप्शन बी है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि की मात्रा। ऑप्शन सी है आपका कुल उपयोगिता से अगर कुल वस्तुओं की मात्रा को घटा देते हैं। या ऑप्शन डी है आपका पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई क्या होता है? सीमांत। और उपयोगिता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो बता रहा है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है वो क्या बताता है? आपका सीमांत उपयोगिता बताता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु की उपभोग की गई अंतिम इकाई की उपयोगिता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आपका कुल उपयोगिता। ऑप्शन बी है आपका औसत उपयोगिता। ऑप्शन सी है आपका सीमांत उपयोगिता। या ऑप्शन डी है आपका इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? आपका सीमांत उपयोगिता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी है। किसी वस्तु की उपभोग की गई अंतिम इकाई क्या कहलाती है? आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुल उपयोगिता वक्र। कुल उपयोगिता वक्र ऑप्शन है आपके सामने। सदैव ऊपर उठता है, सदैव नीचे गिरता है, पहले ऊपर चढ़ता है और बाद में नीचे गिरता है। और ऑप्शन डी है आपके सामने पहले नीचे गिरता है। तो इसका जो ये आपका ये टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या बताता है? सदैव ऊपर उठता है, सदैव नीचे गिरता है, या पहले ऊपर उठता है बाद में नीचे गिरता है, या ऑप्शन डी है आपके सामने पहले नीचे गिरता है। तो ये क्या बता रहा है? इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि पहले ऊपर चढ़ता है और बाद में नीचे गिरता है। जैसे जैसे उपयोगिता का आप कंजप्शन करते रहते हैं बढ़ती रहती है, और जब तक सीमांत उपयोगिता क्या है शून्य नहीं हो जाती तब तक आपका जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ती रहती है। तो पहले ऊपर चढ़ता है और बाद में नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर उपयोगिता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अधिकतम होती है और ऑप्शन डी न्यूनतम होती है। जो सीमांत उपयोगिता है ये है आपकी सीमांत उपयोगिता, और ये आपकी टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो सीमांत उपयोगिता है उसके शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? ये है आपका शून्य हो गई। तो कुल उपयोगिता कहाँ पर है? उस समय क्या होती है कुल उपयोगिता? तो ये आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है। ऑप्शन ए है आपके सामने धनात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ऋणात्मक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता जो है वो उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है। ये कब गिर रही है? जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है आपकी ऋणात्मक हो जाती है। शून्य तक क्या है? अधिकतम होती है, और गिरती कब है? जब वो ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान होने पर कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, घटती दर से बढ़ती है, और ऑप्शन डी है आपका घटती दर से घटती है।
तो ये क्या बता रहा है, सीमांत उपयोगिता के अगर ह्रासमान हो गई है, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, शून्य हो जाती है, घटती दर से बढ़ती है या घटती दर से घटती है। तो ह्रासमान तो यही से हो रही है, ऋणात्मक नहीं बोला है, ह्रासमान का मतलब है घट रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, घटती दर से बढ़ती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, ऑप्शन ए है आपके सामने, घटती दर से बढ़ती है, घटती है, ऑप्शन सी है आपका स्थिर रहती है, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती है। तो ऑप्शन बी, ये पिछले का है आपका, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। तो इस तरह से आपके सामने ये टॉप 20 क्वेश्चन से जो आपने इससे पहले लेक्चरों में पढ़ा है। आपके अगर कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और ये जो जितने भी क्वेश्चन आपने अभी देखे वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।